बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज आर्मी चीफ ने काकुल के अंदर एक इंपॉर्टेंट तकरीब के अंदर खिताब किया और उस खिताब के अंदर जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो शायद अवाम पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की बका की अहम तरीन जुजियात अगर मैं समझूँ उस तकरीर को तो उसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का खुला दुश्मन भी मौजूद है और छुपा दुश्मन भी मौजूद है और अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के दरमियान जो दरार डालने की कोशिश की जा रही है इसको किसी तरह से भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इस सब के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में सियासी खींचातानी जारी है। हमें यह भी इल्म है कि बहरहाल देर आए दुरुस्त आयत के मुतरादिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM अब एक मुज़ाकराती टेबल पर मौजूद है और कभी इम्कान है कि कोई ना कोई नतीजा निकल ही आएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खा कोई नतीजा नहीं भी निकलता तो फिर ये सारी प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी। हम ये भी जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो परवेज़ इलाही साहब के घर पर छापे और उनकी गिरफ्तारी के लिए एक सारा सिलसिला रहा उस पर भी इमरान खान साहब ने एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। लेकिन सोर्सेज ये कहते हैं कि शायद इलेक्शंस के जो मामलात हैं उसमें PDM जो है वो सितंबर तक इलेक्शन करवाने के लिए हिमायत अपनी रखती है। लेकिन आज जब मशावरती इजलास होना है मुस्लिम लीग नवाज का तो उसमें तय हो जाएगा कि वो क्या सितंबर होगा, अक्टूबर होगा या फिर वो डेट होगी या वो टाइमलाइन होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैच करना चाह रही है। इन सब सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की रियासत के साथ सियासतदानों का जो इस वक्त बयानिया है उस सब पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने मदऊ किया है। इदारों के टकराव पर बड़ी बातें हमने माजी में सुनी है और आज हालात भी शायद उस तरफ दिखाई दे रहे हैं हमें कि उस तरफ जा रहे हैं। निहाल हाशमी साहब को आज हमने ज़हमत दी, उनसे जरा गुफ्तगू करेंगे। फिर मरदमशुमारी, हम सबको मालूम है कि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है। सारे स्टेक होल्डर्स जो कराची के हैं वो इस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जो है वो कर रखा है, उसका ऐलान किया है। तो निहाल हाशमी से बात करेंगे, बिलाल गफ्फार साहब को हमने वक्त दे रखा है तो उनसे भी ज़रा बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ इस वक्त निहाल हाशमी साहब मौजूद है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनसे बात करते हैं। निहाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। निहाल हाशमी साहब, ज़ाहिर बड़ी पुरानी बात तो नहीं है लेकिन लोगों के जहनों में आज भी ताज़ा है। आपने जो गुफ्तगू की थी जिस पर आपको शो कॉज भी मिला पार्टी की तरफ से और फिर आपने कहा कि मैं अपने कहने पर, मेरे कहने का वो मकसद नहीं था। आज वही डिबेट जो है वो जुबान ज़द आमी यानी जजेस के हवाले से अगर मैं कहूँ, कंटेम्प्ट की बात तो नहीं है। देखिए ज़ाहिर जजेस पर जो आप लोगों की रिजर्वेशन है जो पहले आपकी थी अब आपकी पूरी पार्टी की रिजर्वेशन हो गई है। ये फरमाइएगा कि जो दोनों इदारे यानी पार्लिमान और जुडिशरी जो आमने सामने है इसका नतीजा क्या निकल सकता है निहाल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट पे आपने सवाल किया। तो मैं सबसे पहले वही बयान कर दूं कि मेरी जो तकरीर थी वो चंद सेकंड या चंद मिनट की नहीं थी, वो 16 मिनट की तकरीर थी जिसमें मैंने CPEC के हवाले से, चाइना के हवाले से, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की थी। और मैंने कहीं पे उसमें जज और अदालत का जिक्र नहीं किया था। मैंने कहा जो जहाँ करप्ट लोग बैठे हुए हैं, मुझे मालूम था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इंटरनल और एक्सटर्नल साजिश हो रही है, पर्टिकुलरली CPEC। तो मैंने कहा था हिसाब मांगने वालों, हम तुम्हारा यहाँ भी हिसाब बनाएंगे। मगर मैंने जजेस का नाम नहीं लिया, मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि जजेस का नाम कहाँ लिया जाता है। मगर यकीनन हर करप्ट जज, हर करप्ट जर्नल, हर करप्ट ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ मेरी आवाज़ थी और हर करप्ट मीडिया हाउस। मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने कहा ना स्मूथ पाकिस्तान की रवानगी नहीं, और उसमें बड़े मीडिया हाउसेस का भी काम है कि ब्रेकिंग न्यूज़ और धरना के ऊपर आपने 2 धरने जो है ना मीडिया हाउसेस ने मैराथन धरना दिखाया जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। आप एग्री करेंगी, जो मुहिब वतन और जो समझदार जर्नलिस्ट हैं वो ये बात एग्री करेंगे कि दुनिया के अगर किसी मुल्क को ये नज़र आए कि किसी मुल्क के कैपिटल सिटी में लोग धरने दिए बैठे हैं, महीनों से कोई चीज़ हिल नहीं रहा है, किसी को फंक्शनरी को काम नहीं करने दे, तो कौन पाकिस्तान के साथ कारोबार करेगा, तिजारत करेगा, पाकिस्तान की नेक नामी करेगा। तो मेरी तकरीर उन सब चीज़ों पे बेस थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अजान दिया था वो सारे लोग आज नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं।
आज लोगों को अंदाजा हो गया लोगों को अंदाजा हो गया कि नमाज पढ़ के चल लो। इन बाबे का काम डैम बनाना नहीं था, इस बाबे का काम हॉस्पिटल चेक करना नहीं था, जेल चेक करना नहीं था, मीडिया हाउसेस को धमकी देना नहीं था, मीडिया कवरेज लेना नहीं था। इनका काम था। देखिए मैं वकील हूँ, बहुत अफसोस होता है जब मैं जेलों में जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ। 20 साल पहले अगर किसी को नाहक पकड़ लिया गया था किसी केस में, मर्डर के या किसी केस में, उसे सजाए मौत नाहक सुना दी गई और उसे फांसी भी दे दी गई। और 16, 18, 20 साल बाद जब अदालत ये कहती है कि हम इसे बेकसूर पाया और इसे बाइज्जत बरी किया, तो क्या उसकी रूहें अल्लाह ताला से नहीं पूछेंगे क्या मेरे रब, मैं तेरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में था, मेरे साथ न दुनिया में नाइंसाफ़ी हुई, ना सिर्फ दुनिया में नाइंसाफ़ी हुई बल्कि मुझे अदालती निज़ाम के तहत भी नाइंसाफ़ी दिया गया। अल्लाह ताला जो है ना वो सबसे बड़ा जज है। अल्लाह ताला पावर डेलीगेट करते हैं इन जजेस को। तो जो बुनियादी काम होता है अदालती निज़ाम का वो होता है कि किसी गरीब की पेंशन ना रुके, किसी बेवा के मकान पे कोई कब्ज़ा ना करे, किसी मज़दूर सालों रो रहे होते हैं और उनके मसले हल नहीं हो रहे होते हैं, उनके घर बिक जाते हैं, बच्चे बिक जाते हैं और यहाँ पे सियासी केस चलाए जाते हैं। ये आपका काम नहीं है, ये काम पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट को चलाने दे। और हमारी इस्लाह करने के लिए मीडिया बैठी है ना, रोज़ रात को चंद घंटे सारे मीडिया बैठ के हमारी ऐसी की तैसी कर रही होती पोस्टमार्टम, और हमें आईना दिखाती है और ठीक करती है, गलत नहीं करती। हाँ, मैराथन दिखाना गलत है मगर हमारी गलतियाँ कोताहियाँ आप ज़रूर दिखाएं। तो मैं समझता हूँ आज भी वही सिचुएशन और सना बीबी आज भी वही कंडीशन है कि पार्लियामेंट को काम नहीं करने दिया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव को काम करने नहीं दिया जा रहा है और आप अहकामात पे अहकामात आप सादिर करते हैं। और इवन अपने ब्रदर जजेस को काम नहीं करने दिया जा रहा है। सीनियर तरीन जजेस को अपने साथ किसी भी जिम्मेदारी के साथ बैठाया नहीं जाता, किसी भी अहम कौमी मामलात में उनके साथ मुशावरत नहीं होती है, उनकी राय नहीं ली जाती। जब आप ये निहाल साहब कतई कलामी के साथ जब आप ये कहते हैं काम नहीं करने दिया जा रहा, तो इसमें बड़ा सवाल उठता है कौन काम नहीं करने दे रहा, क्योंकि जो बयानिया आप लोगों का है उसमें आपके साथ इत्तेहादी 11 जमातें हैं, 12 जमातें हैं जो आपके इत्तेहाद में शामिल हैं। आपके सामने सिर्फ एक ऑपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या आप समझते हैं कि इदारों में वो इतनी इन्फ्लुएंस है कि वो अपना इन्फ्लुएंस आप तक पहुंचाती है, बरकरार रखती है और आपके होने वाले काम जो है वो रुकवा देती है? जी, सिर्फ तहरीक इंसाफी हमारे मुखालफत में नहीं है, बहुत सारे छुपे और खुले हुए लोग हैं इस तरह के। मैं आपको ये कह रहा था कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो एक और केस में एक हमारे मुंसिफ हैं, उन्होंने कह दिया कि एक नोट लिख के भेज दिया चीफ जस्टिस साहब को कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमें लगता है गड़बड़ हो रही है, तो क्यों ना एक सो मोटो ले लिया जाए। और सो मोटो ले लिया गया और उसके बाद कहा गया आप ना ट्रांसफ़र करेंगे, ना पोस्टिंग करेंगे, ना प्रमोशन करेंगे। तो गवर्नमेंट जो फंक्शनरीज हैं वो तो ये सरकारी अहलकार होते हैं, तो फिर इमरान साहब शहबाज साहब की गवर्नमेंट को ठप कर दिया गया, वो काम नहीं कर सके। महंगाई ऊपर बढ़ती गई, तिजारत घटती गई, मार्केट तबाह होता गया, लोगों के एतमाद ख़राब होता गया और वो सालों सिलसिला चलता रहा। और कोई भी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र हो उसमें कहते थे नहीं जी इसमें शो मोटो लेकर के आप स्टॉप कर दें। और उसके बाद क्या हुआ, एक करप्ट पुलिस ऑफिशियल के बारे में एक केस आया, एलिज्ड करप्ट पुलिस ऑफिसर, और उसमें आपने इलेक्शन कमीशन को बुला लिया और इलेक्शन कमीशन को बुला के उसको डायरेक्शंस दे दिया। और फिर क्या हुआ, 63A, ये सारी फसाद की जड़ है 63A को रिराइट करना, सिर्फ इसलिए कि पीटीआई की गवर्नमेंट को बहाल करना, हमजा को हटा देना। आज अगर 63A को रिराइट ना किया जाता, मेंबर पार्लियामेंट जिनका हक है कि वो वोट डालें, उनको ये हक उनके आवाम ने दिया है, कोई लोग उसे नहीं। देखिए सबसे पावरफुल है वो लोग जिनको लाखों और करोड़ों लोग वोट डालते हैं, वो नौकर नहीं है। और यहाँ पर वो जो लोग टैक्स से तनख्वाह लेते हैं वो उनको हटा देते हैं। ये निज़ाम कैसे चल सकता है? ये निज़ाम नहीं चल सकता है। और जब हम बात करते हैं उनके बारे में, जब रेफरेंस भेजा जाता है वो रेफरेंस को ज़ेर समात नहीं लाया जाता है, तो पाकिस्तान को आप कुछ दोहराए पहले पाकिस्तान के अंदर छोड़ें, बैरून मुल्क पाकिस्तान की जो इमेज की हमने तबाही की है। और फिर जिस इमरान को प्रमोट किया, जिनके लौंडे लपाड़ों ने आज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती करते कि ये होते हैं पाकिस्तान के यूथ। इस तरह की यूथ होते हैं जो हर जगह गोल गपाड़ा करते हैं, गाली गलोच करते हैं, कोई लिखाई पढ़ाई में कोई नहीं है, कोई क्रिएशन में। आप देखें पड़ोसी मुल्क के बच्चे जो हैं वो दुनिया के 12 बड़े कंपनी के CEO हैं,
और हमारे यहाँ लड़के जो है वो गाली बकने में और यूट्यूबर निहाल हैं। साहब मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिएगा। निहाल साहब मैं फिर ये सवाल, हाँ, आपकी गुफ्तगू बिल्कुल वाज़ेह है, जिस अंदाज से आप बात कह रहे हैं कि ठीक है निज़ाम इस तरीके से नहीं चल सकता जिस तरह चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन निज़ाम को चलाने की जिम्मेदारी तो ज़ाहिर हुकूमत पर होती है, वो इस वक्त आपके पास है। आप निज़ाम को चलाने के लिए अपोजिशन से मुज़ाकरात की टेबल पर बिल आखिर बैठ ही गए हैं। गो के मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि हथौड़ा जो है उसने शायद बिठाने पर मजबूर किया, अब हथौड़ा हट भी गया है। लेकिन ये फरमाइएगा कि ये मुज़ाकरात आपको नतीजा खेज लगते हैं? इलेक्शन की जो डेट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे मांग रही है, 14 मई की डेट तो आपके पास है ही, लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी एक म्यूचुअल डेट पर आ भी जाते हैं तो आपके ख्याल में वो क्या डेट होगी, जुलाई या फिर अक्टूबर ही होगी वो डेट? सना बीबी, हम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक चीज़ मांगते हैं, मैं ज़ाती तौर पे, कि खान साहब ने जिनको चोर, डाकू, लुटेरा, बदमाश कहा, उससे एक बार माफ़ी मांग ले और कौम से भी माफ़ी मांग ले। इसलिए ये ज़रूरी है कि इससे एतमाद बहाल होगा। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब को करप्शन पे और चोरी डकैती में नहीं निकाला गया, कामान में निकाला गया, और शहबाज शरीफ साहब को लंदन की हाई कोर्ट ने और NCA ने क्लियर चिट दे दी है कि ये करप्ट नहीं है, ये इनोसेंट है और इनको फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया था। अब रह गया डेट। बिल्कुल मैं इस हक में हूँ कि डेट देना चाहिए, और एक दिन क्या 1 घंटा इलेक्शन आगे नहीं होना चाहिए। 12 अगस्त को सुन ले, 12 अगस्त को जो आइन में लिखा हुआ उससे आगे नहीं होना चाहिए। 12 अगस्त को ये पार्लियामेंट और 12 अगस्त को सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली के मियाद पूरी होगी, उससे 1 घंटा 1 मिनट भी इलेक्शन आगे नहीं होने चाहिए। इस पर मुज़ाकरात ये होना चाहिए कि फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और एक्सेप्टेबल हो सबके लिए, और सबको इवन फील्ड दिया जाए इलेक्शन कैंपेन के लिए, इलेक्शन मुहिम के लिए, और कोई भी धांस धौंधली ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा निहाल साहब, ज़ाहिर बात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर आप कराची शहर में होते हैं और आप कराची के मामलात को जानते भी हैं, यहाँ पर आपके कोलिशन पार्टनर MQM भी है, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपको पता है सेंसस के ऊपर शो किए हैं, जिसको एड्रेस भी किया गया है। आप क्या समझते हैं कि सेंसस के मामले पर बिलखुसूस मरदमशुमारी जो है, इसमें कराची की गिनती जो है वो एक इशू है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज कर रही है और करेगी, बाकी सारी मानना जमातें भी कर रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस सारे मामले को कैसे देखती है? आपके सामने क्या है ये सेंसस कराची के, क्या सही नहीं हो रही है मरदमशुमारी? सना, ना सिर्फ जमात इस्लामी MQM, मैं और आप भी ज़ाती तौर पर इससे मुतासिर, और मेरा पुरजोर मुतालबा है कि कराची मजाक बनाया हुआ है। पिछले सेंसस में कराची की आबादी थी 1 करोड़ 60 लाख, सपोज जो भी, तो उस वक्त भी उससे ज़्यादा थी। इस बार 1 करोड़ 68 लाख दिखा रहे हैं आप। क्या मजाक किया कराची के साथ? कराची की आबादी डबल से ज़्यादा होगी, तो आप हमारे हक। और फिर सबसे बड़ी बात, कराची के साथ इतना ही जुल्म किया गया कि कराची के कोटे पे कराची के बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, ये जाली डोमिसाइल बना करके नौकरी लेते हैं। एज ए कराचाइट मैं ये कहता हूँ कि ये सेंसस के बगैर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी हल्का बंदी होनी चाहिए। कराची की हल्का बंदी में पूरी नुमाइंदगी होनी चाहिए। हमारी आबादी 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, 10 करोड़ है, वो आप सही गिनती करें इससे, क्योंकि उसमें हमारे NFC अवार्ड में हमारे हुकूक, हमें जो हमारा हक है वो मिलेगा। जो हमारे वाटर का साइज़ है, जो हिस्सा है वाटर रिकॉर्ड में, वो हमें मिलेगा। जो हमारे गैस को लोड है वो हमें चाहिए, जो बिजली का लोड है वो चाहिए। जो नौकरी है हमारी, माने हमारी नौकरी पर दूसरे आगे बैठे, हमारे बच्चे फिर क्या करें? कलम फेंक करके पिस्टल उठाए? क्या करें हमारे बच्चे? इस तरह रियासतें नहीं चलती, हुकूमतें नहीं चलती हैं, और ये दीन भी नहीं है। और इलेक्शन नहीं होना चाहिए। एज ए कराचाइट मैं कहता हूँ, जब तक हमारी सही सेंसस नहीं होगी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर आप सेंसस से मुतमईन नहीं है निहाल साहब, देखिए आप फेडरल गवर्नमेंट है, आपके मसल्स हैं, आप उसके ऊपर बात करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। आप समझते हैं कि बज़ोर ताकत नहीं सही, लेकिन जाहिर है आपको इस पे कन्विंस करना होगा इदारे शुमारियात को कि वो काउंटिंग करे या रिकाउंटिंग करे, और फिर उसमें जितना भी वक्त लगता है वो विफाक उनको दे। लेट मी अलाउ टू से, वहाँ भी करप्ट लोग शायद बैठे हुए, कुछ इदारा शुमारियात में भी। मैं यही तकरीर किया था ना, पाकिस्तान में हर जगह करप्ट और साजिशी बैठे हुए हैं जो हमारी गवर्नमेंट को भी बदनाम कर रहे हैं। और मैं बहुत अच्छा लगा मुझे कल जब शहबाज शरीफ साहब मोहतरम वज़ीर आज़म MQM के साथ बैठ करके मुज़ाकरात किया और उनकी रिजर्वेशन थोड़ी, ये MQM के मुतालबा नहीं है, ये कराची के लोगों के मुतालबा है। कराची में रहने वाला वो सिंधी स्पीकिंग हो, बलोची स्पीकिंग हो, पश्तून स्पीकिंग हो या उर्दू स्पीकिंग हो, हम सबका मुश्तरका ये मसला है। हम सबके स्कूल का ग्रांट का, हॉस्पिटल के ग्रांट का मसला है, हमारे बच्चों की तालीम का मसला है।
तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब इसमें एक साथ हैं, एक आबाद है। और आपके तवज्जुह से मैं इदारा शुमारियात के उन निकम्मे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा होश के नाखुन लें। ये आप अपनी आखिरत भी ख़राब करें, और अगर हमें कराची वालों को पता लग गया ना कि आप ये धंधा कौन लोग करवा रहे हैं, तो फिर आप देखें कराची वाले आपसे अपना हिसाब पूरा लेंगे। की ज़बान से कराची का दर्द महसूस हो रहा है। निहाल हाशमी जितना दर्द अपना शो कर लग रहा है कि कराची का बेटा बोल रहा है। निहाल हाशमी साहब ये फरमाए, मैंने जब मियां नवाज शरीफ ने मुझे कई बार कहा कि आपको मैं क्या दूं, मैंने कहा कराची के लिए ग्रीन बस चाहिए और वो उन्होंने दिया। मैंने कराची और हैदराबाद के लिए मोटरवे चाहिए, उन्होंने दिया। मैंने कराची के बच्चों को लैपटॉप चाहिए। मैं हमेशा जो भी आज यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम है, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ और डॉक्यूमेंटेड भी है। ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मरदमशुमारी देखे ना निहाल हाशमी साहब, मामला ये कि जो कराची में रहता है, बसता है, जिसका ओढ़ना बिछोना कराची है, वो जानता है कि ये कितना फैला हुआ शहर है और इसमें कितने लोगों तक की आबादी हो सकती है। बहरहाल अच्छा पॉइंट है जो आपने दिया, और इदारा शुमारियात को आप कह रहे हैं कि वो होश के नाखुन ले। लेकिन जरा ये फरमाइएगा, आज आर्मी चीफ ने काकुल की जो है तकरीब, उसमें खिताब किया पासिंग आउट परेड के बच्चों के साथ और वहां पर तमाम तर शुरका के साथ। उसमें उन्होंने 2-3 जुमले बहुत अच्छे कहे। ज़ाहिर पूरी तकरीर हमने सुनी, बहुत अच्छी थी। उसमें उन्होंने कहा कि एक तो खुला दुश्मन है, एक छुपा दुश्मन है। अब जो खुला दुश्मन है वो डिवाइड पैदा कर रहा है अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान, जिसकी कोशिश को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यही उन्होंने कहा कि अगराज़ व मकासद उस छुपे हुए दुश्मन के भी हैं। आप समझते हैं कि कम से कम आइडेंटिफिकेशन है हमारे सियासतदानों को भी कि वो कौन लोग हैं, वो कौन अनासिर है जो अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुझे कहने दीजिएगा ये जुमला कि 75 बरसों में शायद वो कुछ नहीं हुआ जो पिछले 5 बरसों में या 6 बरसों में हुआ है। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। कुछ बाजवा साहब जैसे लोग भी इस मुल्क के सिपाह सालार रहे, जिन्होंने अपनी नाकिस पॉलिसी के वजह से आसिम मुनीर साहब जैसे मुहिब वतन और प्रोफेशनल जर्नल्स के लिए मसाइल और मुसीबत पैदा की। कुछ फैज़ जैसे लोग भी थे जो बेफैज़ चले गए इस मुल्क के साथ, तो उनको भी अपने क़िबला दुरुस्त करना। और हाँ, जो लोग नज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें, मेरे सिपाही के ख़िलाफ़ बात करें, मेरे कायद के ख़िलाफ़ बात करें, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ बात करें, जो हमारे दीन के ख़िलाफ़ बात करें, जो इस मुल्क में तफ़र्क़े की बात करें, जो शिया सुन्नी की बात करें, जो देवबंदी बरेलवी की बात करें, जो इस मुल्क में पंजाबी पठान सिंधी बलोच की बात करें, उर्दू स्पीकिंग महाजिर की बात करें, वो भी पाकिस्तान के बही खां नहीं है और हो भी नहीं सकते। निहाल साहब, मैं एक जुमला मेरे जहन में सवाल आ रहा है, इसलिए मुझे करने दीजिएगा, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। जब आप तारीख रही है, हर सियासी पार्टी की तारीख रही है और खुद मुस्लिम लीग नवाज की भी ये तारीख रही है, जो मौजूदा आर्मी चीफ होते हैं उनकी सब माला जपते हैं, जो चले जाते हैं उन पर तनकीद के सारे निश्तर बरसा दिए जाते हैं। ये जो तरीका है हमारे सियासतदानों का, इससे भी कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को या नहीं? क्योंकि 99 से लगाना शुरू करें और अब अगर हम बैठे हुए 2023 में, तो तबासुर से सिलसिला यही जारी है। जनरल बाजवा आप कह रहे हैं, बहुत सारे हलकों से हमें भी आवाज़ें आ रही हैं, उनका नाम लिया जाता है, तो बाज़ लोग कहते नहीं जी जनरल बाजवा नहीं, आप एक्स ISI चीफ की बात करें, उन्होंने सारा कुछ किया। मरियम बीबी इस बात का बार बार कहती है। कोर्ट मार्शल की जब बात आती है तो वो कहती है पहले एक्स ISI चीफ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो आप लोग अभी भी पिक एंड चूज कर ही रहे हैं इन सारे मामलात में। नहीं सर, मैं ज़ाती तौर पे आपको एक बात बताऊं, जब मुशर्रफ साहब बड़े जौ जलाल और ताकत में थे तो मैं उनके ख़िलाफ़ आपके टेलीविजन पे बैठ के बोला करता था। जेल भी गया, तकलीफ भी गई, घर में डाका भी पड़ गया। मुझे पता है कौन डाका पड़वाया, किसने पड़वाया, कैसे पड़ा, मुझे पता है सब। मेरा एक ईमान है कि टैंक भी मेरे ऊपर से गुजर जाए ना, तो मैं, अगर मेरी मौत नहीं तो मरूंगा नहीं। तो ये अगर जेल में डालना चाहते हो डाल दें, और अगर मेरी मौत है तो ये इनके आमिरों के हाथ नहीं, किसी के भी हाथ मर सकता हूँ। तो ये ईमान बड़े कम लोग मुझे देखा है मुदारा किया। मैंने उस वक्त भी कहा था आज हाजिर हो, कल रिटायर्ड हो जाओगे। मैं समझता हूँ आसिम मुनीर साहब से मैं उम्मीद रखता हूँ, सैयद ख़ानदान से हैं, हाशमी हैं, तो वो बहुत अच्छे आदमी हैं। और अगर उन्होंने कोई पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान के अवाम, मेरे दीन के ख़िलाफ़ बात की तो मैं खड़ा हूँगा। मगर बाजवा साहब ने तो छोड़ा ही नहीं किसी को। कभी वो करतारपुरा के गुन गा रहे थे, कभी किसी और के गुन गा रहे थे। उनको किसने कहा था कि आप खारजा, और आज आप समझते थे कि आप बहुत बड़े फने खान हैं कि जी मैं डॉलर लेके आ रहा हूँ, आज जाके ले आए ना डॉलर आप।
आपको नहीं मिलता था वो डॉलर, पाकिस्तान के सिपह सालार को मिलता था। वो इज़्ज़त और वक़ार पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिपह सालार की थी। ये गलतफहमी हो जाती है हमारे लोगों को कि हम हैं सबसे बड़े। हम बड़े नहीं है, बड़ा अल्लाह की ज़ात है। तो मैं ये समझता हूँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब का नाम उस वक्त लिया था जब वो बड़े पावरफुल आर्मी चीफ हुआ करते थे। गुजरांवाला की तकरीर आपको शायद याद होगी, उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब आपसे कौम हिसाब लेगी। ठीक है, हाँ, लेकिन जब हम ये बात करते हैं, कैप्टन सफदर ने भी पिंडी में अपनी गिरफ्तारी से पहले फैज़ हमीद साहब का खुल के कहा था कि फैज़ हमीद, मैं एक अवान हूँ, तुम मेरी इज्जत से मत खेलो। उस वक्त वो बड़े पावरफुल थे। ठीक है निहाल साहब, लेकिन मेरा सवाल फिर इससे एक स्टेप और आगे हो जाता है। देखिए, जब आप लोगों ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म तरतीब दिया, फिर नाराजगियां और मनाना, ये सारा कुछ सिलसिला चलता रहा, आपने अवाम को उम्मीद दिलाई। आपके वजीर खजाना इसाक डार ने आकर कहा कि डॉलर को कैसे कंट्रोल करते हैं मैं बताऊंगा। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन इस अवाम को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। उन्होंने यहां तक कहा कि हम आपको कर्जों से निकाल देंगे। वो कहते हैं ना, वही सूरत हाल झूठी तू ही है, सिर्फ बातें तकरीरें हुई हैं, अवाम पिस रही है। और आप जैसा अवामी नुमाइंदा जो अवाम के दरमियान रहता है, मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि आज लोगों की हालत जार क्या हो चुकी है। पेट्रोल 283 रुपए 83 पर बिक रहा है पर लीटर। आप समझते हैं कि एक आम आदमी की कुव्वत खरीद में ये सब कुछ रह गया है? आपकी बात ठीक है, ये मेरी सबसे कमज़ोर दुखती घड़ी है, वो है लग है। बहुत अफसोस होता है कि हमारे बेंच भी बैठ के कह रही होती है कि इमरान से मुज़ाकरात कर लो। काश वो कहते महंगाई से मुज़ाकरात करो, काश वो कहते डॉलर को नीचे लाने से मुज़ाकरात करो, काश ये कहते कि मार्केट में अपने लोग फैला दो और हर मुनाफाखोर और हर दकीरा अंदोज़ को पकड़ लो। इमरान की राग ना लापते। ये मुल्क इस 23 करोड़ लोगों का है, इमरान का नहीं है सिर्फ। और मैं ये समझता हूँ डार साहब को एक क्रेडिट तो आप दें कि डार साहब ने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। और मैं पाकिस्तानी कौम से और बिलखुसूस अमीर लोगों से कहता हूँ, आप लोग जो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना हुंडी से, ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। इससे ज़्यादा महफूज जगह नहीं होगा। मैं आपसे नहीं सना पाकिस्तानियों से, मैं सुन लेना। अरे सना मेरी हुकूमत पे करे ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक है, हम कब कह रहे हैं हम फरिश्ते हैं, अपने मुल्क पे ट्रस्ट डेफिसिट ना करें। आपको उम्मीद रखना चाहिए कि ये मुल्क राइज करेगा इंशाल्लाह। मेरे वालिदैन, आपके वालिदैन ने इस मुल्क के साथ ट्रस्ट डेफिसिट नहीं किया, वो अपना हर कुछ लेके आ गए और हर कुछ इसी मुल्क पे निछावर कर दिया। ये जो अमेरिका, इंग्लैंड, ये पैसे वैसे आपके काम नहीं आएगा। आपकी काम, आपकी औलाद, अच्छे लोग काम आएंगे, आपके नेक अमाल काम आएंगे, आपके बहुत अच्छी गुफ्तगू है, लेकिन ये सुनने की हद तक ही रह गई है अब निहाल साहब। अवाम को लगता है कि सियासतदान उनको हर बारी एक लॉलीपॉप दे देते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे समझता हूँ कि 5 से 10 लाख लोग जो बोलते हैं ना मैं मुहित पे वतन हूँ, कसम से वो लोग भी अपना पैसा सरमाया बाहर भेज रहे हैं। मैं सच आपको बता रहा हूँ, जो बेचारा गरीब है, जो सफर नहीं कर सकता है कराची टू लाहौर, वही नहीं जा पा रहा है। जिसके पास है वो डॉलर मैं आपका अदा करूंगी यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। लेकिन हकीकत हाल ये है ना निहाल हाशमी साहब कि जब आपने यहाँ पर आटे के लिए लाइनें लोगों की लगवाई, लोग उसमें मरना शुरू हो गए। यहाँ पर फिर चीनी का जो है बताया जा रहा है प्राइस हाइक शुरू हो गया है, मेडिसिन के ऊपर बताया जा रहा है फिर 75% बढ़ाने की बात हो गई है। तो आम लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये जरूर है खुशहाली बात है। रेस्ट एश्योर्ड कि ये वो मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी, वो मोहम्मद नवाज शरीफ जो 2008 से 13 तक अंधेरा था, रोशनी में मियां साहब से कब बात हुई है? मियां साहब कब तक आ रहे हैं? कुछ इरादा है उनका आने का? कोई बात हुई है? मैं जल्दी जाऊंगा अभी, फिर मेरी आदत है मैं हर चंद महीने बाद मैं मियां साहब से जाके जरूर मिलता हूँ। उनसे मिल के साथ लेकर आएंगे मियां साहब को? नहीं, उनसे मिल करके मुझे बड़ी हिम्मत होती है। उनसे, वो हमारे पावर हाउस हैं, उनके पास जा करके रहनुमाई मिलती है हमें। ओके निहाल हाशमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पाकिस्तान की सियासत पर जाहिर है जो हुक्मरान जमात है, अहम तरीन मुस्लिम लीग नवाज और उनके रहनुमा साबिक सेनेटर कह रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि जाहिर है ये हमारी नाकामियां हैं, लेकिन इस हद तक जरूर है कि हम हुकूमत में रहते हुए अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें। लेकिन उन्होंने एक जुमला बहुत अच्छा कहा कि इलेक्शन किसी सूरत डिले नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत हाल में इलेक्शन को बर वक्त करवाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी भी और शफाफ इलेक्शन बहरहाल होने चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरा ये बात करेंगे कि ये जो MQM पाकिस्तान है, इसने कहां कैसे बात की है हुकूमत से
क्योंकि जब वजीर आजम को चाहिए था एतमाद का वोट तो बातचीत हो रही थी एमकेएम के साथ, एमकेएम ने इधर एतमाद का वोट दे दिया। अब मर्दमशुमारी के मामले पर सुन रहे हैं कि दोबारा सारी चीजें हो रही हैं और क्या कुछ मनवाया है एमकेएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से या हुक्मरान जमात से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे निहाल हाशमी साहब की। मैंने कहा कि जरा एमकेएम से भी पूछें कि जब दायरे इत्तेहादी तो हैं वो पीडीएम के, उन्होंने जब कॉन्फिडेंस का वोट मांगा, एतमाद का, शहबाज शरीफ को जरूरत पड़ी तो एक मरतबा फिर एमकेएम की जरूरत भी पड़ी। लेकिन इस वक्त मेरे साथ ज़ाहिर उस पार्टी के नुमाइंदा मौजूद है जिनसे मुज़ाकरात के लिए पीडीएम जो है वो मुश्तरका तौर पर बहरहाल मेज़ पर पहुंच चुकी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कराची की बड़ी इन्फ्लुएंशियल आवाज़ हैं बिलाल गफ्फार साहब। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच। बिलाल साहब पहले तो ये फरमाएं कि आपकी क़यादत जो है, जो कि ज़ाहिर इमरान खान साहब हैं, वो एक जानिब तो अपने नुमाइंदों को नुमाइंदगी करने भेजते हैं पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात के लिए और फिर कुछ शराइत भी रख देते हैं कि भाई आपने सिर्फ इलेक्शन की डेट लेकर आनी है। तो आपको लगता है कि शराइत के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं और आपकी जो डिमांड्स हैं उनको मौजूदा हुकूमत से आपकी तवक्कात है कि वो पूरी कर देगी? देखिए सना, जब से रिजीम चेंज हुआ है एक साल में जो मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक कियोस जो इस मुल्क में आया हुआ है और हर तरफ अफरा तफरी और इंतशार है, तो मैं समझता हूँ कि इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से निकलने के लिए वाहिद हल ये है कि इलेक्शंस फिल फौरन किए जाए। हमने केपीके और पंजाब से में डिज़ोल्व की असेंबलीज और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 डेज में इलेक्शंस करवाने जाएं और इन्होंने आइन चिकनी की। मुज़ाकरात का सिर्फ वाहिद एक ही एजेंडा है कि फिलफौरन इलेक्शंस की डेट दी जाए और अगर पीडीएम कहती है कि तमाम असेंबलीज के एक साथ इलेक्शंस कराए जाएं तो ठीक है, उस पर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें इनकी ज़ाहिर है इनकी नीयत पे शक है कि इन्होंने पहले भी इन्होंने टॉक्स की बात की, लेकिन इन्होंने आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ सबको हवा में उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, 14 मई की डेट आ चुकी है पंजाब इलेक्शंस की, केपीके के इलेक्शंस की अभी तक डेट नहीं आई और अब तो इन दोनों केयरटेकर गवर्नमेंट्स की जो ड्यूरेशन था, टेन्योर था, वो भी ख़त्म हो गया है। तब इसके केयरटेकर गवर्नमेंट के होने पे भी अब एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है। तो जितना जल्दी इलेक्शंस हो जाएं तो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। बिलाल साहब, मैं ये बात इसलिए सब लोगों से बहुत तकरार से पूछ रही हूँ, जल्दी के क्या मतलब है? देखें, आपकी पॉपुलैरिटी, आपके लीडर की पॉपुलैरिटी, आपकी जमात की पॉपुलैरिटी तो इंटैक्ट ही रहेगी ना। अगर ये जुलाई में होते हैं तो भी आप पॉपुलर रहेंगे, अगर ये अक्टूबर में होते हैं तो भी आप पॉपुलर रहेंगे, तो फिर आप लोगों को किस बात की जल्दी है? देखिए, बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी की नहीं है, वो तो इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं क्योंकि पता है कि जब भी इलेक्शन होंगे जीतना इमरान खान को है और जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान है। जो जितने मुल्क के सर्वेज आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन द एंटायर कंट्री, ठीक है ना। तकरीबन 65-70% पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान की इस वक्त मौजूद है। बात यह है कि कानून, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन को पे इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने जो डिज़ोल्व की हमारी 2 असेंबलीज, उसका वाहिद ये था कि वापस इलेक्शंस किए जाएं, जो 90 डेज कानून कहता है कि 90 दिन में इलेक्शंस किए जाएं। बात ये नहीं है कि हमें डर है कि आज इलेक्शंस होते हैं या कल नहीं होते। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जब ये बात करते हैं ना, देखिए आप कहते हैं कि आइन, कानून, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो उस वक्त आइन और कानून कहाँ चला गया था जब ज़मान पार्क में लोगों को मारा गया, जिस तरह पेट्रोल बम्स और बाकी सारा कुछ कहा गया? मतलब लोगों को नहीं मारा गया, पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त कहाँ चला जाता है, आइन उस वक्त कहाँ चला जाता है, कानून उस वक्त कहाँ चला जाता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारी, ज़ाहिर है आपको पता है, जहाँ जितनी भी अदालतों में खान साहब पेश हुए हैं वहाँ जो सिलसिला रहा है अदालतों की टेरिटरीज के अंदर, उस वक्त आइन और कानून कहाँ चला जाता है जब आप वो सब कुछ हाथ में ले रहे होते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है सना, और मुझे इसका डिटेल जवाब देने दीजिएगा। जब इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, उनका वजीराबाद गुजरानवाला के पास उनकी गोली लगी। आज तक इमरान खान अपनी मर्जी की FIR नहीं काट सके। इमरान खान ने हमेशा ये कहा है कि उनको खदशा है कि उनके ऊपर सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं।
उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, फिर भी इमरान खान ग्राउंड में रहे, मुल्क छोड़ के नहीं भागे। यहाँ तक कि पीडीएम वालों ने उनकी जो पाँव की चोट है उसका भी मजाक उड़ाया। फिर जब इमरान खान जमान पाक में आए, कोर्ट से बेल्स मिली, कोर्ट ने इमरान खान को ये कहा कि आप कोर्ट में पेश हो। जब भी इमरान खान को बुलाया, इमरान खान कोर्ट में पेश हुए। लेकिन ये क्या बात कि आपके पास बेल है और आप है ना वो फोर्स के साथ किसी आप घर पे आ जाए। आपने कभी पहले देखा है कभी कि बिलावल हाउस या रायगंज में या कहीं और किसी के लीडर के घर पे पुलिस इस तरह पहुंचे? ये कौन सा तरीका है? नहीं, हमने ये भी नहीं देखा ना कि कोई लीडर जो है वो गाड़ी में बैठे हों और उनकी हाजिरी लगा दी जाए अदालत के अंदर। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचने नहीं जा पा रहे थे वो किसी तरह से आपके कारकुनान ने, और अंदर ही गाड़ी में बैठे बैठे हाजिरी भी लगे। ये भी मंजर किसी ने नहीं देखा था बिलाल, ये भी पहली दफा ही हुआ है। सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आपने देखा किस तरह फायरिंग हुई, किस तरह स्ट्रेट रबर बुलेट जो है और फायर जो है हमारे कारकुनों पे हुए, जो जमान पाक में किस तरह फायरिंग हुई। और सबसे मुझे कहते हैं ना बेशर्मी वाली बात कि जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और पीछे कोई नहीं रहा, जब इमरान खान की फैमिली घर पे थी और कोई घर पे नहीं था तो उस वक्त अटैक कर दिया जाता है। आप मुझे बताएं कि जब घर की खवातीन होती हैं तो आज तक कभी आपका ये देखा कि कोई आपको एग्जाम्पल मिला हो हिस्ट्री में कि आपने इस तरह है ना किसी घर पे प्राइवेट घर में जाके घुस जाते हैं आप? ये कौन सी सियासत है? ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये ओछे खंडे पर आ गए और ये समझते हैं कि अब इस तरह इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हौसले वो पस्त कर देंगे। ठीक है, लेकिन बिलाल मैं एक चीज पूछ के फिर जरा एक और टॉपिक की तरफ आपको लेके चलती हूँ। मुझे फरमाएं कि अगर अक्टूबर में आप लोगों का कंसेंसस हो जाता है थ्रू टू दैट मुज़ाकरा जो आप लोग कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि अक्टूबर विल बी द राइट टाइम कि उसमें इलेक्शन हो जाए? क्योंकि जल्दी इस वक्त जो हालात हैं इसमें इलेक्शन होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो हमारे पास इत्तलात हैं उसमें भी यही है। देखिए सर, नेशनल असेंबली डिसॉल्व्स इन अगस्त 13, 2023। तो उसके बाद तो 60 डेज में तो इलेक्शंस होना जरूरी है। अक्टूबर में तो वैसे ही इलेक्शंस होने हैं। बात यह है कि आपकी पीडीएम के लिए सारे इलेक्शंस एक साथ करें। केपी के और पंजाब के भी इलेक्शंस अभी ड्यू है जो ये पीडीएम हुकूमत नहीं करा रही। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस कमीशन को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि 21 अरब रुपए के जो फंड्स चाहिए वो आप उसको रिलीज करें, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे, ठीक है। और असल अब हमें खदशा है कि ये अक्टूबर के बाद भी कोई लेम एक्सक्यूजेस बना के ये इलेक्शंस को डिले करना चाहते हैं। कर देंगे। ये असेंबली को का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मई में जो है वो इलेक्शन जो आपकी जो असेंबलीज हैं इंक्लूडिंग बलूचिस्तान एंड सिंध असेंबली वो सब डिसॉल्व करें और जून, जुलाई, अगस्त जो 90 डेज बनता है जो केयरटेकर गवर्नमेंट का जो पीरियड, तो वो आपका जुलाई एंड या आप अगस्त के फर्स्ट वीक में आप इसके इलेक्शंस करवाते सारे। ओके, फेयर हो गया। चलें, ये तो आपकी बात सामने आ गई। अब आपके नाक़िद भी बहुत है, जाहिर है अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं तो जवाब भी मुझे आपसे लेना होगा। लोग ये कह रहे हैं कि ये सारा वक्त सोते रहते हैं और इनको जब याद आता है जब सारे लोग मामलात को आगे लेकर बढ़ा चुके होते हैं। कराची में रहने वाले 14 MNAs हो या बहुत सारे जो सिंध असेंबली में मौजूद तकरीबन मेरा ख्याल है अगर मैं काउंटिंग पे गलत नहीं हूं तो 25 से बढ़कर जो MPs थे उनको मरदमशुमारी याद नहीं आई उस वक्त तक के लिए जब इनको नहीं पता चला कि हाँ भाई अब तो हमारे हाथ कुछ नहीं रह गया खेलने के लिए। तो अब आप लोगों ने मरदमशुमारी पर आवाज उठाना शुरू कर दिया। क्या वाकई कराची के मरदमशुमारी पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी या फिर ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं टैक्टिक्स है या एक सियासी जिसको कहते हैं हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों को मोबिलाइज करने के लिए? सना, आपने बड़ा डिटेल में और बड़े अच्छे तरीके से सवाल पूछ लिया। देखिए 2017 में जब ये सेंसस हुआ था उस वक्त तमाम पार्टीज को इस पे रिजर्वेशंस थी। अच्छा, फिर जब हमारी हुकूमत आई तो आपको पता है कि सेंसस हर 10 साल बाद होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि अब जो सेंसस होगा वो 5 साल बाद होगा। उसके लिए इनिशियल फंड्स 5 अरब रुपए वो रिलीज किए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने, और हमने डिजिटलाइज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत हमने सेंसस कराने का फैसला किया।
इसका मकसद ये था कि तमाम शहरों को, सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं, जितनी भी जगह हैं, सबकी काउंटिंग सही तरीके से हो। क्योंकि आपको पता है कि एनएफसी के बाद जब एनएफसी का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कराची में रहने वाले के लोगों को आप गिनती ना करें, क्योंकि वो कराची में जब रहते हैं तो वो कराची के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, और यही असल मसला है कि कराची के जो रिसोर्सेज है वो कराची वालों को नहीं मिलते। जैसे जैसे इनिशियल रिजल्ट्स आना शुरू हुए पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के, हमने उन रिजल्ट्स पे क्वेश्चन मार्क रेज करना शुरू किए। और मैं सवाल पूछता हूँ, वो जो NQM जो बड़ी है ना, अपने आप को कराची की वफादार पार्टी पूछती है, 3 दिन पहले उन्होंने तमाम MNA से इस्तीफे ले लिए, लेकिन मेरे ख्याल में फिर इनको एक फ़ोन कॉल आ गया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को उन्होंने वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट डाल दिया। इन्होंने एक बार फिर कराची के लोगों का सौदा किया, फिर अपने जो मैंडेट था इनके पास, जो अब 6 सीटें रह गई जो अगले इलेक्शन में वो भी इनके पास नहीं होंगी, तो इन्होंने कराची वालों के साथ फिर धोखा किया। कराची वाले अब इनको रिजेक्ट करते हैं। देखिए बिलाल, आप इसी शहर में रहते हैं, मैं अभी निहाल हाशमी साहब से भी बात करी थी, इसलिए मैं कराची की बात जब करती हूँ तो कराची के इस लोगों से बात करती हूँ जो यहाँ रहते हैं, बसते हैं, जिनको मालूम है कराची का। मैं बाहर से बात नहीं करती, आपको पता है इस शहर में क्या कुछ होता रहा है और क्या कुछ होता है। मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूंगी, आपने इस शहर में सर्व किया, ज़ाहिर है आप यहाँ से इलेक्ट हुए 14 MNAs MPs की सूरत में, आप कराची के सदर रहे हैं, आपको खुद भी मालूम है चीज़ों का। कराची को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने टेन्योर में क्या दिया, ये लोग सवाल करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ बातें की, वादे किए। आपके एक MNA थे आलमगीर साहब, वो जो है वो पोर्ट्रेट बना बनाकर गटर के ढक्कन लगाते रहे, बाकी सब कुछ होता रहा। कॉन्क्रीट लेवल पे कोई काम हुआ भी है जो आप समझते हैं, जो आपने कराची को सर्व किया हो? बिलाल सना, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इससे पहले भी आपसे काफ़ी बात हो चुकी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब कराची में बारिशें हुई तो 3 बड़े नाले, कुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला। आई एम सॉरी, देखिए मुझे बोलने दीजिएगा, आपने नहीं करवाया था ना, वो तो इदारों के साथ मिलके, उसमें भी आप लोगों को विफाक की तरफ से बाकी सारी चीजों की आपको चीजें मिलती रही। मैं आपको बता दूं, देखिए जो 1100 अरब रुपए का पैकेज था, जिसमें सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और वो आपके एग्जीक्यूशन FWO और दूसरे फेडरल इदारे थे, उनके तहत होना था। वफाक ने, जो हमारी PTI की हुकूमत थी, जो हमारे हिस्से के जो काम थे वो हमने सब कर दिए, जिसमें ये आपके मैं आपको बताऊं, K4 कराची का सबसे बड़ा मंसूबा जो 20 बिलियन का प्रोजेक्ट था, वो बाद में 120 बिलियन का प्रोजेक्ट हुआ, वो हमारी हुकूमत ने शुरू कर दिया। अगस्त 2023 में कराची को 260 मिलियन गैलन पानी रोजाना मिलना था, लेकिन इस नाअहल हुकूमत की वजह से वो प्रोजेक्ट फिर डिले हो गया। फ्रेट कॉरिडोर फ्रॉम कराची पोर्ट ट्रस्ट टू बिन कासिम पोर्ट, वो हमने शुरू कर दिया था। हमने ग्रीन लाइन मंसूबा जो है ना पिछली हुकूमत का शुरू हुआ था, वो रुक गया था, वो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। बसेस हम लेकर आए थे जो ग्रीन लाइन बसेस के लिए चाहिए थी, उसको हमने है ना इंपोर्ट की, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट रिफ्यूज कि हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जिस तरह नालों की सफाई जो सिंध गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज की सफाई है की काम है, उनका सफाई करने का हमने सिर्फ सफाई नहीं की, उसके लेफ्ट और राइट पे जितने भी इंक्रोचमेंट्स थे, उसको इंक्रोचमेंट्स की सफाई की, उसकी हमने कंस्ट्रक्शन की, दोनों तरफ जो है नालों की तरफ हमने कंक्रीट बाउंड्री वॉल्स बनी। ठीक है ना, देखिए अगर बिलाल साहब, देखिए अगर आप अपने क्रेडिट पर इतनी चीजें मुझे गिनवा ही रहे हैं तो फिर सही है। अब ये बात दुरुस्त हो गई है कि अगला इलेक्शन फैसला करेगा कि कराची वाले आपको किस हद तक वोट देते हैं, यहाँ से कितनी सीट आप ले पाएंगे। ये भी शायद आपके लिए एक बहुत अहम टास्क होगा। बिल्कुल, आप अभी सर्वे करा लें, कराची में जो लोग है ना, ये कहेंगे सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी, मैं आपको मेजॉरिटी कह रहा हूं, वो लोग इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि सब पता चल गया है कि MQM, PMLN, पीपल्स पार्टी, ये जितनी PDM की 14 जमातें हैं, इन्होंने 1 साल में मुल्क को तबाह कर दिया। आप देखें कि जो हम 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ छोड़ के गए थे, आज 0.6% है। अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान की हिस्टोरिक हाई है। आपकी महंगाई पाकिस्तान, स्टूडियो तशरीफ लाइए और हम आपसे बैठकर बात करते हैं। जिस मुल्क को एम्प्लॉयमेंट देने की आपने बात की, जिस मुल्क
के लोगों को घर देने की आपने बात की, जिस लोगों की आवाम की तकदीर बदलने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात की, लोगों को इंसाफ दिलाने की बात की, इस सब में आपका फेलियर बड़ा वाज़े है। आप ही के जो साबिक हो चुके हैं गवर्नर हो या दीगर लोग हो, वो बड़े बबांगे दोहल कह रहे हैं कि हाँ जी हमारे फेलियर्स थे, हमने सही डिसीजंस नहीं लिए हैं। आप अगर कन्विंसिंगली बात करेंगे आकर कुछ डाटा के साथ तो हम आपको वेलकम करते हैं। देखिए बिल्कुल, आप स्टूडियो में बुलाए, मैं आपको पूरे हमारे 4.5 साल की परफॉर्मेंस बताऊंगा, पूरे इकोनॉमिक बताऊंगा, उस पर आप पूरा एक शो रख ले, सामने किसी को भी बिठाना है। चैलेंज है कि 4 साल में जो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी वो बेहतर थी, इसमें इंक्लूडिंग कोविड-19 का जो हमारा प्रोग्राम था वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेल्थ उसके भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन। लंबे रीजंस है बिलाल, बट थैंक यू वेरी मच आज के लिए बहुत शुक्रिया Thank you so much. हमें वक्त देने के लिए। सारी गुफ्तगू आपने सुन रखी है कि सियासतदान क्या मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर है इनकी अपनी अपनी सियासी जमातें हैं, ये उनके साथ हैं। मियां नवाज शरीफ की आमद का भी मैंने उनसे पूछ लिया है, फिर इलेक्शंस के मामलात पर भी देखना ये होगा कि यहाँ पर सियासतदान अपनी सियासत से बढ़कर आगे कब बढ़ेंगे, अवाम के लिए कब सोचा जाएगा, क्योंकि अवाम इस वक्त शिशुपंज में मुब्तला हैं कि अगर इलेक्शन हो तो ज़ाहिर है अवाम के साथ साथ पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पर हैं कि ये किसी एक पैटर्न पर चलना शुरू हो तो शायद लोगों का एतमाद बहाल हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो। ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए बहरहाल जिम्मेदारी सियासतदानों के कांधों पर है, लेकिन जो टकराव है इदारों के दरमियान इस पर भी हम समझते हैं बैसित जर्नलिस्ट कि इसको भी किसी तरह डिफ्यूज़ होने बहुत ज़रूरी है। कल किसी की ऑडियो लीक्स आती हैं, आज किसी की ऑडियो लीक्स आती है, किसी के घर की ख़वातीन की ऑडियो लीक्स आती हैं, किसी के बेटों की ऑडियो लीक्स आती हैं। तो ये लीक्स का सिलसिला और फिर ये जो सब कुछ हो रहा है सियासत, इसका खुमियाजा अवाम पाकिस्तान भुगत रही है और इसका फौरी हल जो है शायद हमें देखना होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।